हाय बच्चों, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 हिंदी मीडियम की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अपलोड किया था, उसके आगे नेक्स्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रयोगशाला तापमापी। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने चैप्टर पर प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। हम अन्य वस्तुओं को ताप मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। जिस प्रकार से आप डायरेक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते थे, उसी प्रकार से एक अन्य तापमापी होता है जो प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए किया जाता है। इसे ध्यान से देखिए। इसमें मापे जा सकने वाले अधिकतम एवं न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। आपके फिगर में दिया गया है। इस तापमापी को देखिए और अधिकतम ताप न्यूनतम तापमाप को स्केल को नोट कीजिए। जो न्यूनतम होता है वो 10 अंश सेल्सियस होता है, जो अधिकतम होता है 110 अंश सेल्सियस होता है। जैसा कि आप डायरेक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार से इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का माप याद कर सकते हैं। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस माप की आवश्यकता होती है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। आपका जो है क्रियाकलाप 4.4। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। किसी बीकर या मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब जो है जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श ना करे। आपको तापमापी को इस प्रकार से जल में डालना है, डुबोना है कि जो वो उसका बल्ब है वो नीचे सतह को और बाजू के सतह को यानी दीवार को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल से ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे की तल की गति को देखिए। और जो तापमापी है उसको जल में डुबोएंगे तो उसका जो पारा होता है अंदर भरा होता है, तो उसके आपको गति को देखना है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर ना हो जाए। आपको तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक पारे की गति जो है स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यक्रम नोट कीजिए। या इस समय जल का ताप है, मतलब आपको तापमापी का पारा जहां तक पहुंचा है उसको नोट कर लीजिए। उस जल का ताप उतना होगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इस मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। और आप लोगों को कक्षा में यानी कि प्रयोग के बाद सभी विद्यार्थियों से चर्चा करना है कि आपका ताप कितना आया। अब प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डायरेक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यक्रम लेते समय बरतनी जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे प्रयोगशाला में डायरेक्टरी थर्मामीटर होता है, जो उसमें भी सावधानी बताई गई है, उस सावधानी को और जो नीचे पॉइंट में सावधानी दिया गया है, इस सावधानी को बरतनी चाहिए ताप मापते समय। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। और इस तापमापी को क्या रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं करना है। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप माप रहे हैं। जिसका ताप माप रहे हैं उस पदार्थ से चारों ओर से घिरा होना चाहिए तापमापी को। बल्ब बर्तन की दीवाली को नहीं छूना चाहिए। जिस बर्तन में आप जल को रखे हैं या कोई भी पदार्थ जिसका आप ताप मापना चाहते हो, तो तापमापी उसके दीवारों को नहीं छूना चाहिए बर्तन के। अब आपको बताएंगे क्रियाकलाप 4.5। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल के बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। सेम उसी प्रकार से करना है जैसे आपने पहला 4.4 प्रयोग किया है। उसमें फर्क इतना है कि वो ठंडा जल था और ये थोड़ा सा गर्म है।
क्या आप देखते हैं तापमापी को जल से बाहर निकालते समय पारे का तल गिरने लगता है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यक्रम तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। इसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु का ताप का माप तभी लिखना चाहिए जब तक उस वस्तु में तापमापी स्थिर है, तभी तक तब तक उसका ताप नोट कर सकते हैं। जब उसको उस वस्तु से बाहर निकालेंगे, उस पदार्थ से बाहर निकालेंगे, तो उसका ताप क्या होता है, ये जो हमारा वायुमंडलीय टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा तापमान रहेगा उसका तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुख से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर सकते हैं? इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए यह सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल देने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? अब डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, जब आपके शरीर का टेम्परेचर नाप लेते हैं उसके बाद बाहर निकाल कर ताप को स्केल से लिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप जो है, पारा जो है, ऊपर नीचे क्यों नहीं होता बाहर निकालने से? किसी डॉक्टर थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? यानी विभंग का क्या लाभ है? या पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। और उस डॉक्टरी तापमापी में क्या होता है, थर्मामीटर में नीचे की ओर क्या लगा होता है, विभंग यानी किंग। तो वो क्या करता है, अपने आप जो पारे का ताप गिरता है उसको रोकता है। अब आगे आपका है उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। आप जब किसी बर्तन को किसी ज्वाला पे रखते हैं, यानी कि आप जो गैस जला करके उस पर कोई बर्तन रख दीजिए, तो क्या होता है, उष्मा जो होता है उस ज्वाला से उस बर्तन की ओर जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और बर्तन को उस ज्वाला से हटा देते हैं यानी गैस से उतार देंगे तो वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? उष्मा बर्तन में प्रवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब आप क्या होता है, ज्वाला जो होती है वो अत्यधिक गर्म होती है। गर्म जब होती है उसमें बर्तन रखते हैं तो उसमें से ऊष्मा क्या होती है, बर्तन में आ जाती है, और उस ज्वाला से बर्तन को हटा लेते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में क्या होता है, जो ऊष्मा होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करते हैं। ऊष्मा किस प्रकार से चलती है? स्थानांतरित मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, यानी कि चलना। तो वो कैसे चलता है, आइए हम समझते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। अब आपको एक एल्यूमिनियम या लोहे की पतली छड़ ले लेना है, उस पर समान दूरी पर, इक्वल दूरी पर मोम चिपका देना है। उसके बाद छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कस लीजिए। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कस लीजिए। उसके बाद
एक सिरे को ईंट के बीच में दबाकर रख सकते हैं। यदि आपको घर पे प्रयोग करना है तो एक सिरे को ईंट के, यानी कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ईंट लेना है, उस पर रख लेना है। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, और छड़ के दूसरे सिरे को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गैस से, बीकर, बर्नर से, और या मोमबत्ती को जला करके, ठीक, दीपक जला करके, कुछ भी, उस लोहे की पतली छड़ को क्या करना है, गर्म करना है एक सिरे से। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। अब मोम के टुकड़े को क्या होता है, क्या ये गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा पहले गिरता है, इसको आपको नोट करना है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। जो ऊष्मा होती है, जिस तरफ हम गर्म करते हैं ज्वाला के सिरे से, वो उसके ठंडे सिरे की ओर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसलिए जो उसके सबसे निकट होगा वो गिरेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे क्रम से गिरता हुआ चला जाएगा। यह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। वह प्रक्रम, ध्यान दीजिए, चालन किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसी को चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। ठोसों में जो होता है, ठोस में ऊष्मा जो होती है प्रायः चालन के द्वारा स्थानांतरित होता है, चलता है। क्या सभी पदार्थों के ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। आपने देखा होगा कि किचन में जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होते हैं, धातु के जो बने होते हैं उसमें लोहे या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। उस हत्थी को पकड़कर जो बर्तन गर्म है बिना हाथ जले क्या हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें हत्थी लगा हुआ है लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक का। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसी इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, विभाजनी, डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखिए। अब आपको क्या करना है कि एक बर्तन ले लेना है, उसमें क्या है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहे यानी कि जो धातुओं से बनी होती है उसकी छड़, और इस प्रकार के पेंसिल, इस सबको क्या करना है, उसमें एक सिरा डुबा देना है, दूसरा सिरा ऊपर रखना है। उसके बाद कुछ देर पानी में गर्म करना है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक को स्पर्श करेंगे और आप क्या देखेंगे कि किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसमें नहीं होता है। उसको आपको सारणी में नोट करना है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ होते हैं ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं उसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। और इसके विपरीत, यानी कि जो इसके विपरीत होते हैं, जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को नहीं जाने देते, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जैसे कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं प्लास्टिक और लकड़ी, इनको ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा रोधी, यानी कि ऊष्मा चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसका अवरोध करते हैं, तो इसलिए ऊष्मा रोधी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। ये जो जल होता है और वायु होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होती है, आइए हम इसे पता लगाते हैं। जल और वायु भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तब भी इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको हमें पता लगाना है। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।